अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मदीहा अंदलीब है और आज मेरा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है दैट इज़ प्लाज्माफेरेसिस। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। आज हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे जिसमें डेफिनेशंस हैं, टाइप्स हैं, इंडिकेशंस क्या होती हैं प्लाज्माफेरेसिस की, कब कब करना है और इनमें हमारी जो है क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेफिनेशन के प्लाज्माफेरेसिस होता क्या है। प्लाज्माफेरेसिस एक थेरेपेटिक इंटरवेंशन है जिसमें हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल रिटर्न करते हैं या रिमूवल करते हैं या एक्सचेंज करते हैं फ्लूइड्स का या फिर प्लाज्मा का या फिर कंपोनेंट्स का। ये कंपोनेंट्स रेड सेल्स भी हो सकते हैं, ये कंपोनेंट्स प्लाज्मा भी हो सकता है। ईदर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन, ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें हम प्लाज्माफेरेसिस या फेरेसिस कर रहे होते हैं यूजिंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगेन दो टाइप्स हैं इसकी, डोनर जिनमें आप प्लेटलेट फेरेसिस या फिर मेगा यूनिट्स कलेक्ट करते हैं। सेकेंड इज थेरेपेटिक एक्सचेंज यूजुअली डिजीज़ की मैनेजमेंट में एडवाइस किया जाता है। इंडिकेशंस दो तरह की हैं। एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जिसमें रिकमेंडेड है कि आप पेशेंट को ट्रीट करने के लिए प्लाज्माफेरेसिस करें, जिसमें गुलेनबार्ड सिंड्रोम है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, माइस्थीनिया ग्रेविस है, टीटीपी है, या विल्सन्स डिजीज, ऑटोइम्यून इंसेफेलाइटिस। इसके अलावा कुछ इंडिकेशंस ऐसी हैं जिनमें प्राइमरी ट्रीटमेंट के साथ भी आप प्लाज्माफेरेसिस कर सकते हैं एज एन एडजंक्ट थेरेपी, और वो है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एसएलई। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेंट्रल लाइन, कि आपकी सेंट्रल लाइन अवेलेबल नहीं है या फिर लार्ज बोर पेरिफेरल लाइंस हैं। हीमोडायनेमिकली इनस्टेबल पेशेंट, क्योंकि ये जो पेशेंट्स होते हैं जो प्लाज्माफेरेसिस जिनमें होता है दे आर प्रोन टू डेवलप हाइपोटेंशन, तो इन पेशेंट्स को हम यूजुअली अवॉइड करते हैं अंटिल एंड अनलेस वेरी क्रिटिकली इंडिकेटेड। सेप्टिसीमिया या सेप्सिस है, एनी नोन एलर्जी टू एफएफपीज और रिप्लेसमेंट फ्लूइड्स और नोन एलर्जी टू हेपरिन। First, we start our procedure with patient assessment. Demographics are important as these calculations are based on patient's weight and gender. तो demographics, patient की age क्या है, weight क्या है, gender क्या है, ये important है। Diagnosis क्या है कि हम क्यों कर रहे हैं। मेडिकल हिस्ट्री, कोई प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन्स हैं, एफएफपीज पेशेंट को कभी मिले हों या कोई प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन हो या प्रीवियस एफेरेसिस प्रोसीजर्स हुए हो तो उनका क्या रिस्पांस था, ये देखना ज़रूरी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारा न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है क्योंकि पेशेंट को कंसेंट देना और कॉपरेट करना ज़रूरी है। कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेटस है जिसमें वॉल्यूम स्टेटस है, अगेन हाइपोटेंसिव पेशेंट्स में हमें अवॉइड करना है या फिर बहुत कॉशन के साथ उसको परफॉर्म करना है। एरिथमियाज है। Renal and metabolic status, fluid balance, alkalosis should also be considered. Hematological status में कोगुलोपैथीज इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ पर हम प्लाज्मा रिमूव कर रहे होते हैं तो हमारे कोगुलेशन फैक्टर्स जो होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं। तो अगेन अगर कोई पेशेंट को पहले से कोई कोगुलोपैथी है तो इट शुड बी एड्रेस्ड। एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री है इम्पॉर्टेंटली इफ देयर इज एनी हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ड्रग एलर्जीज हैं या कोई पास्ट ट्रांसफ्यूजन्स हैं। मेडिकेशंस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, अगेन कैन द पेशेंट टेकिंग एसी इनहिबिटर्स आर प्रोन टू डेवलप हाइपोटेंशन। IV इम्यूनोग्लोबुलिन क्योंकि एक टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है क्योंकि और ये ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ प्लाज्माफेरेसिस रिमूव हो सकता है, तो इफ देयर इज एनी हिस्ट्री ऑफ रीसेंट IV इम्यूनोग्लोबुलिन इट शुड बी ऑल्सो नोटेड। एंटीकोगुलेंट्स और ड्रग विद हाई एल्ब्यूमिन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। करंट लेबॉर्ट्री डेटा में आपके CBC, HB स्टेटस, प्लेटलेट काउंट और कोगुलेशन एबनॉर्मेलिटीज, PT, APTT, INR इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेंट अगेन इज रिक्वायर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ें जो हम पेशेंट असेसमेंट में देखते हैं कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैलकुलेशन होती है वो होती है कि आपने कितना प्लाज्मा रिमूव करना आता है, उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। प्लाज्माफेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज इट शुड नॉट एक्सीड 10.5 ml per kg ऑफ बॉडी वेट। ब्लड वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, बॉडी वेट इनटू कांस्टेंट फैक्टर। ये कांस्टेंट फैक्टर जो है वो अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड पेशेंट्स वेट जो है वो स्पेसिफिक होता है। ECV इज मच लार्जर इफ द पेशेंट इज एनेमिक।
प्लाज्मा वॉल्यूम जो है फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम टोटल ब्लड वॉल्यूम एंड हेमाटोक्रिट। अगेन जो रिकमेंडेशन है कि आप 1 to 1.5 टाइम्स प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो एक्सचेंज करें, 2 टाइम्स की जो है वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। वेस्कुलर एक्सेस जो हमें चाहिए होता है दैट इज़ पेरिफेरल वेन, ये प्रिफर्ड मेथड है जिससे हम प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं। सेंट्रल वेनस कैथेटर्स उन पेशेंट्स में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे आपकी पेरिफेरल वेन्स जो होते हैं वो इनएक्सेसिबल हैं। Peripherally inserted central catheters या PICC lines can also be used, and implanted subcutaneous ports can also be used for plasmapheresis. अगेन रिप्लेसमेंट फ्लूइड, जब हम प्लाज्मा रिमूव करते हैं तो हमें उसे किसी ना किसी चीज़ से रिप्लेस करना है, तो वी यूज़ सम रिप्लेसमेंट फ्लूइड्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर। इसमें क्रिस्टेलॉइड्स हैं। क्रिस्टेलॉइड्स आर नॉन एलर्जिक, लेकिन उनका नुकसान यह है कि ये हाइपो ऑनकोटिक होते हैं और पेशेंट में फिर आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस करवा सकते हैं। एल्ब्यूमिन इज आइसो ऑनकोटिक बट इट इज़ एक्सपेंसिव। प्लाज्मा या एफएफपीज हम ड्यूरिंग द प्रोसीजर ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ये आइसो ऑनकोटिक होते हैं, कंटेन कोगुलेशन फैक्टर्स भी इनमें होते हैं, लेकिन अगेन ये ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का रिस्क कैरी करते हैं। एंटीकोगुलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम यहाँ पे प्लाज्मा रिमूव कर रहे हैं और प्लाज्मा में वो एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्टिवेट हो सकते हैं ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट विद फॉरेन सर्फेसेज, जिनको हम कोगुलेशन फैक्टर्स कहते हैं। ट्रीटमेंट प्लान में हम डिफरेंट चीज़ें देख रहे होते हैं। फर्स्ट इज़ फ्रीक्वेंसी, कि कितना फ्रीक्वेंट हमें प्लाज्माफेरेसिस करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने आज एक पेशेंट का किया है तो हमें उसका नेक्स्ट सेशन कब प्लान करना है। यूजुअली फ्रीक्वेंसी है वो 24 आवर्स होती है, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 24 आवर्स। उसका रीज़न ये है कि अगर क्योंकि हम कोगुलेशन फैक्टर्स जो है सारे डिप्लीट हो रहे होते हैं वहाँ पे, तो उनको जो है वापस आने में एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम पीरियड रिक्वायर होता है। ड्यूरेशन क्या है कि कितने ड्यूरेशन पे करना है, फॉर हाउ मेनी डेज, ये भी डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग डायग्नोसिस क्या है। टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट फ्लूइड, अगेन इट इज़ dependent on the diagnosis of the patient. Volume of replacement fluid is calculated according the age and weight of the patient. Type of vascular access हमने डिस्कस कर लिया है। टाइप एंड अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट अगेन डिपेंड करता है कि आपकी कितना जो है वो आपका यूज़ हो रहा है, कितना प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सचेंज हो रहा है। प्री मेडिकेशंस उन पेशेंट्स में इंपॉर्टेंट हैं जो कि एलर्जिक हैं ड्यू टू एनी कंपाउंड्स या ड्यू टू उनके ऑलरेडी कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की हिस्ट्री है। एंड पॉइंट ऑफ गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, कि जो प्लाज्मा फेरेसिस हमने किया है उससे कोई क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट है पेशेंट की है या नहीं है, तो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेबॉर्ट्री डेटा में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो CBCs हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगेन PT एंड APT एंड IR कोगुलेशन प्रोफाइल, और एंड सीरम कैल्शियम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कॉन्करेंट मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑनगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, क्या ऐसी कोई ड्रग्स तो नहीं है जो हमारे ट्रीटमेंट के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं, तो अगेन हमें उन्हें देखना होगा। नाउ अब प्रोसीजर हम स्टार्ट कर चुके हैं, बट हमें ड्यूरिंग द प्रोसीजर हमें क्या करना है? कॉन्स्टेंट विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट ज़रूरी है। वाइटल्स हमें रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करने हैं, स्पेशली आपका ब्लड प्रेशर, क्योंकि पेशेंट प्रोन होते हैं हाइपोटेंशन के लिए। और कार्डियक मॉनिटरिंग उन पेशेंट्स में इंपॉर्टेंट है जहाँ पे एरिथमियाज की नोन केसेस हैं। मैनुअल चेक्स लाइंस के लिए और मशीन पम्प्स के लिए ज़रूरी है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर भी हमें मशीन्स को देखना है। Visual check of the fluid volume in ACD solution. Replacement fluid should match the machine calculation. Vitals should be checked at every 15 minutes, and careful review of all IV fluids and medications being infused. Now we come to complications. Complications can be best avoided by stringent visual inspection of the patient during the procedure, but अगर होती हैं तो क्या क्या हो सकता है? हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया, ये सिट्रेट टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है जो कि आपके एंटीकोगुलेंट में मौजूद है। हाइपोथर्मिया है, पेरेस्थीजियाज हैं, ये हाइपोकैल्सीमिया की वजह से पेशेंट पेरेस्थीजियाज की कंप्लेन कर सकता है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, जो हम प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं विद प्लाज्मा फेरेसिस, वहाँ पे पेशेंट जो है वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस भी डेवलप कर सकते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, bleeding diastasis due to hypofibrinogenemia and thrombocytopenia, hypotension, vertigo, arrhythmia, flushing, GI symptoms, hemorrhage, thrombosis and bacterial infections can all occur.
अब अगर कोई एडवर्स रिएक्शन हुआ है, टू हाउ टू मैनेज। फर्स्ट इज वेजोवेगल रिएक्शन। अगर वेजोवेगल रिएक्शन है, हाइपोटेंशन पेशेंट ने डेवलप की है, तो हम उसे पेशेंट्स को जो है सबसे पहले एट द स्पॉट हम ट्रेंडिलिनबर्स पोजीशन में प्लेस करेंगे। ट्रेंडिलिनबर्स पोजीशन ये होती है कि पेशेंट सुपाइन होता है और उसका फुट एंड जो होता है वो हेड एंड से अबव होता है। सेलाइन बोलस हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अगर कोई एंजाइटी है या हाइपरवेंटिलेशन डेवलप की है तो हम हेल्प पेशेंट ब्रीथ इन पेपर बैग या हम स्लो डीप ब्रीथिंग को इनकरेज करते हैं। हाइपोवोलीमिया है तो हम फ्लूइड बैलेंस को बढ़ाएंगे। सिट्रेट टॉक्सिसिटी है तो हम यहाँ पे होल ब्लड का फ्लो रेट जो है वो लो कर सकते हैं, एफएफपी इन्फ्यूजन का रेट स्लो कर सकते हैं और कैल्शियम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं तो हम एपिनेफ्रिन या सॉल्मेड्रोल दे सकते हैं पेशेंट को। Thank you so much. Any questions?